चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर तक हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में क्या देखा था। तो सबसे पहले हमने देखा था पार्टनरशिप का मतलब कि पार्टनरशिप है क्या। फिर मैंने आपको उसका फीचर्स बताया था, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स बताया था कि पार्टनरशिप के अंदर एक्चुअल में होता क्या है। फिर हमने कैपिटल अकाउंट देखा था, दो मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिर हमने ये भी देखा था कि फिक्स कैपिटल मेथड में कैसे बनता है पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में देखा था कैसे प्रिपेयर होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने ऑलरेडी इसके एग्जांपल के साथ क्वेश्चन भी सॉल्व किया था कि कैसे कैपिटल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। फिर मैंने बताया था कि जब अपना पार्टनरशिप का चीज पूरा हो गया, फिर हमने स्टार्ट किया था कि फाइनल अकाउंट, कि पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। तो मैंने बताया था कि जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न के केस में प्रिपेयर होता है फाइनल अकाउंट, तीन चीज को मिला के ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वही तीन चीज यहाँ पे भी बनता है पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स के केस में। खाली फर्क यह है कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न के केस में जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है, वो डायरेक्टली चले जाता है लायबिलिटी में, कैपिटल में ऐड हो जाता है। और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जब प्रिपेयर करते हैं, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस का जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिटवीन द पार्टनर्स। दो पार्टनर्स होंगे तो दो के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीन पार्टनर्स होंगे तो तीन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं सबके बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन केस ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। फिर मैंने बताया था कि फाइनल अकाउंट्स है तो यहाँ पे तीन चीज बनता है। एक बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। फिर हमने देखा था कि सेकंड बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड बनता है कि बैलेंस शीट। एंड ऑलरेडी हमने तीनों का फॉर्मेट देख लिया कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आइटम्स आते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आइटम्स आता है, डेबिट एंड क्रेडिट। और बैलेंस शीट का ही फॉर्मेट हमने देखा था कि बैलेंस शीट में क्या आता है, लायबिलिटी साइड पे एंड एसेट साइड पे। आज जो हमको स्टार्ट करना है वो हम स्टार्ट करेंगे कि एडजस्टमेंट्स। अब सबसे पहले एडजस्टमेंट्स होता क्या है और यह हमको मिलेगा कहां से। जब भी पार्टनरशिप बिजनेस जो चलाते हैं पार्टनर्स, जब वो अपना फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो साल भर में बहुत सारे वो ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो जो भी ट्रांजैक्शंस को उन्होंने अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड करने का मतलब कि ट्रांजैक्शन हुआ, उसका जर्नल एंट्री पास कर दिया। जर्नल एंट्री पास करने के बाद वो ट्रांजैक्शन को लेजर अकाउंट्स में पास कर दिया। लेजर अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के बाद वो लोग प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने के बाद अपना प्रिपेयर होता है फाइनल अकाउंट्स, मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है। अब जो ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री मारा वो लेजर में भी चले गया, लेजर में जाने के साथ साथ ट्रायल बैलेंस में भी चले गया, और ट्रायल बैलेंस में चले गया तो वहां से निकल के वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और बैलेंस शीट का आइटम होगा तो बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ड्यूरिंग द ईयर जो कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस में करता है, बट उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल जाता है या फिर बाय मिस्टेकली रिकॉर्ड नहीं करता है। और मान लो कि जब साल खत्म हुआ, ईयर एंड हुआ, और वो टाइम पे अगर पार्टनर्स को पता चलता है कि उन्होंने कोई ना कोई ट्रांजैक्शन को नहीं रिकॉर्ड किया, या मान लो रिकॉर्ड भी किया है तो गलत रिकॉर्ड कर दिया है, या मान लो जानबूझ के रिकॉर्ड नहीं किया है, गलती से रिकॉर्ड नहीं किया, तो मान लो कि ईयर के एंड में जाके पार्टनर्स को पता चलता है कि उन्होंने कोई ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब ये पार्टनर्स का काम होता है कि वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। मतलब अगर उन्होंने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया पूरे साल भर, जबकि उनका ट्रांजैक्शन हुआ था, लेकिन वो भूल गए जर्नल एंट्री पास करना, जर्नल एंट्री नहीं पास हुआ तो लेजर में नहीं गया, लेजर में नहीं गया तो ट्रायल बैलेंस नहीं बना, ट्रायल बैलेंस नहीं बना तो उनका फाइनल अकाउंट भी प्रिपेयर नहीं हुआ। तो कोई भी ट्रांजैक्शन अगर वो जानबूझ के भूल जाते हैं या बाय मिस्टेकली भूल जाते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ट्रांजैक्शन साल के लास्ट दिन पे होता है, मतलब जब ईयर एंडिंग होता है तो वो डेट पे जाके कोई ट्रांजैक्शन होता है। तो पार्टनर्स जो भी ट्रांजैक्शंस को ड्यूरिंग द ईयर रिकॉर्ड करना भूल गए या जानबूझ के रिकॉर्ड नहीं किया, या मान लो लास्ट डे पे कोई जाके ट्रांजैक्शन हुआ, तो ये ट्रांजैक्शंस को उनको एडजस्ट करना होता है अपने बुक्स में। मतलब जैसे मान लो कि कहीं से पार्टनर्स ने कुछ परचेज किया था और वो भूल गए, परचेज का एंट्री मारा ही नहीं, परचेज का एंट्री नहीं मारा तो लेजर अकाउंट में नहीं गया, लेजर अकाउंट में नहीं गया तो ट्रायल बैलेंस में नहीं गया, ट्रायल बैलेंस में नहीं गया तो ऑटोमेटिकली इनका फाइनल अकाउंट में भी ये चीज दिखाई नहीं। तो अगर भूल गए थे परचेज का एंट्री मारना, तो लास्ट डे पे जब वो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, फाइनल अकाउंट का प्रिपेयर होता है, मैंने पहले बताया था लास्ट डे ऑफ द ईयर, कि जब बिजनेस का ईयर खत्म हो जाता है, कंप्लीट होता है, तो उसके बाद प्रिपेयर होता है फाइनल अकाउंट। तो अगर पार्टनर्स कोई ऐसा ट्रांजैक्शन था जो भूल गए थे ड्यूरिंग द ईयर रिकॉर्ड करना,
तो लास्ट डे पे वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं और इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट का मतलब कि अगर कोई पार्टनर है या कोई भी बिजनेसमैन है वो ट्रांजैक्शन को अगर भूल गया रिकॉर्ड करना अपने बुक्स में पूरे साल भर और ईयर एंड पे जाके उसको पता चलता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन मिस हो गया था, तो उस ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करता है, बुक्स में एडजस्ट करता है और उसी को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट। और जितना भी एडजस्टमेंट होता है उसका कितना इफेक्ट होता है, तो दो इफेक्ट। कोई भी एडजस्टमेंट होगा तो उसका दो इफेक्ट आएगा। अब ये भी है कि एडजस्टमेंट का दो ही इफेक्ट क्यों आता है, एक ही इफेक्ट आना चाहिए था, जब एक चीज मिस हुआ तो एक ही जगह पे दिखाओ। अब ट्रांजैक्शन अगर बिजनेसमैन करता है और बुक्स में अगर ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री पास करता है तो जर्नल एंट्री में दो चीज आता है कि नहीं, एक चीज आता है डेबिट और एक चीज आता है क्रेडिट, ठीक है। फिर लेजर में भी वो डेबिट और क्रेडिट, एक कोई लेजर अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा और कोई चीज क्रेडिट साइड में जाएगा। फिर ट्रायल बैलेंस में भी उसका दो इफेक्ट आएगा। तो इसके लिए जो ट्रांजैक्शन मिस हो गया रिकॉर्ड करना, अब मिस हो गया तो उसको रिकॉर्ड तो करना है बुक्स के अंदर, उसको एडजस्ट तो करना है। अगर प्रॉपर्ली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया होता तो दो इफेक्ट आता है कि नहीं, डेबिट और क्रेडिट। और ट्रांजैक्शन को नहीं रिकॉर्ड किया तो अब वो ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करना है, तो इसके लिए एडजस्टमेंट का भी बुक्स के अंदर कितना इफेक्ट आता है, दो इफेक्ट। कि नॉर्मल जो ट्रांजैक्शंस का दो इफेक्ट होगा तो एडजस्टमेंट भी जब आता है तो उसका भी दो इफेक्ट्स आता है बुक के अंदर, दो जगह पर उसका इफेक्ट दिखता है। तो ये चीज था जो हमको अब देखना है कि एडजस्टमेंट कौन कौन से टाइप के आते हैं फाइनल अकाउंट्स में और उसको हम कैसे अपने बुक्स में कहां कहां पे उसका दो इफेक्ट डालते हैं हर एक एडजस्टमेंट का। उसके बाद ये जो एडजस्टमेंट्स है ये आपको मिलेगा कहां पे, तो क्वेश्चन में देखो क्या क्या मिलेगा फाइनल अकाउंट्स के। एक तो आपको मिलेगा ट्रायल बैलेंस जिसमें 3 कॉलम होगा, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, एक डेबिट का कॉलम होगा और एक क्रेडिट का कॉलम होगा। और यहाँ पे सब आइटम्स लिखे होंगे, परचेज सेल एक्सेट्रा जो भी आइटम्स होंगे। फिर हमको उसके हिसाब से उसको पोस्ट करना है। कुछ आइटम जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, कुछ आइटम जाएगा पीएनएल अकाउंट में, कुछ आइटम जाएगा बैलेंस शीट में। और ट्रायल बैलेंस के नीचे क्वेश्चन में हमको दिया होता है एडजस्टमेंट। अब कोई क्वेश्चन में 4 एडजस्टमेंट होगा, किसी में 5 एडजस्टमेंट होगा, हर एडजस्टमेंट का अपने को कितना इफेक्ट देना है, 2 इफेक्ट, ठीक है। तो ये है कि हमारा क्वेश्चन में हमको क्या मिलेगा, तो ट्रायल बैलेंस मिलेगा, एडजस्टमेंट मिलेगा। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि कौन से एडजस्टमेंट का क्या एंट्री होता है बुक्स के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। चलो, सबसे पहला चीज है हमारा जो एडजस्टमेंट है वो है फॉर द क्लोजिंग स्टॉक। नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर एडजस्टमेंट में आपको कभी क्लोजिंग स्टॉक मिलता है तो मैंने ऑलरेडी बताया कि एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट आता है, तो 2 इफेक्ट आता है। अब क्लोजिंग स्टॉक का हमको 2 इफेक्ट देना है। तो पहला इफेक्ट नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड सेकंड इफेक्ट एडजस्टमेंट है तो 2 इफेक्ट आएगा। एंड सेकंड इफेक्ट इसका कहां पे आएगा, तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में मैंने बताया था आपको 2 कॉलम होता है, लायबिलिटीज का और एक एसेट का। तो क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट जाएगा आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड, ठीक है। अब क्वेश्चन है क्यों क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट एसेट में क्यों रिकॉर्ड किया, कहीं और क्यों नहीं रिकॉर्ड किया। पहला चीज, हमने जब ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट किया था तो वहां पे मैंने आपको डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक लिखाया था कि बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में उसके पास जो भी स्टॉक होता है तो वो उसको अपने बिजनेस में लेके आता है। और कोई भी वे से अगर बिजनेस के अंदर गुड्स आता है तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाते हैं, चाहे परचेज हो चाहे ओपनिंग स्टॉक हो। और अगर ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड है तो क्लोजिंग स्टॉक को उसके अपोजिट साइड पे रिकॉर्ड किया गया है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। एंड सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक को एसेट में क्यों दिखाया है, अरे स्टॉक है तो स्टॉक कोई भी बिजनेसमैन के पास होता है तो वो उनके लिए एसेट है कि कभी भी स्टॉक को बेच के वो पैसा कमा सकते हैं। तो ये जो अपना क्लोजिंग स्टॉक है इसका 2 इफेक्ट आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकंड इफेक्ट इज बैलेंस शीट एसेट साइड। सेकंड है आपका क्लोजिंग स्टॉक के बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब कोई एक्सपेंसेस अगर पे करना बाकी रह गया है साल भर में
तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे मान लो कि जो पार्टनर्स थे वो अपना बिजनेस जो करते थे प्रीमाइसेस में, वो रेंट पे था, तो रेंट कितने महीने का पे करना था? 12 मंथ्स का, ठीक है, पूरे साल भर का रेंट पे करना था। पार्टनर्स ने क्या किया, 10 महीने का रेंट का पेमेंट किया और 2 महीने का पेमेंट नहीं किया। तो ये जो 2 महीने का रेंट का पेमेंट नहीं किया, ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग रेंट, या बोल सकते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, टेलीफोन एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस। तो जो भी एक्सपेंसेस पे करना बाकी रह जाता है ईयर कंप्लीट होने के दिन पे, तो वो सब एक्सपेंसेस को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पहला इफेक्ट क्या आएगा? अब देखो, नॉर्मली हम एक्सपेंसेस कहां पे दिखाते हैं? तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, अगर वेजिस हुआ, ठीक है, ये सब एक्सपेंसेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाते हैं, और कुछ एक्सपेंस को दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, सैलरीज है, रेंट है, ठीक है। तो अगर कोई भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होगा तो पहला इफेक्ट आता है कि जो भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है उसको इस एक्सपेंस में ऐड कर दो। जैसे रेंट अगर 10 महीने का दिया है और 2 महीने का बाकी है, तो जो रेंट 10 महीने का लिखा है उसी में ऐड कर दो बाकी के 2 महीने का भी। और नॉर्मली जो एक्सपेंसेस होता है हम कहां पे लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो पहला इफेक्ट क्या आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड add to respective expense, कि तुम्हारा जो भी एक्सपेंस है, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड वाला एक्सपेंस हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड वाला हो, हमारा जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा उस एक्सपेंस में ऐड कर देंगे। तो देख लेने का अपना एक्सपेंस कौन सा वाला है। अगर वेजिस हुआ, पावर एंड फ्यूल हुआ, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में मिल जाएगा ये सब। और अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है, या ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग है, या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग है, तो ये सब कहां पे मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो बोला है ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ऐड करने का रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में। और सेकंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एक इफेक्ट हो गया कि एक्सपेंस में ऐड कर दो। अब आउटस्टैंडिंग है, आज नहीं तो कल तो पे करना ही है, आज नहीं तो कल पे करना है, मतलब बर्डन है। और बर्डन को क्या बोला जाता है? लायबिलिटी, कि आज नहीं तो कल तो पेमेंट करना ही है। तो सेकंड इफेक्ट आएगा आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का बैलेंस शीट में, कौन से साइड पे? लायबिलिटी साइड पे। बैलेंस शीट सेकंड इफेक्ट, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, कि लायबिलिटी साइड में दिखाने का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये था आपका सेकंड एडजस्टमेंट। पहला था क्लोजिंग स्टॉक, सेकंड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। थर्ड है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का उल्टा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब कि कोई एक्सपेंस पे करना बाकी रह गया था ईयर कंप्लीट होने तक, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब ज्यादा पेमेंट कर दिया। अरे मान लो कि पार्टनर्स ने अपना बिजनेस रेंटेड प्रीमाइसेस पे कर रहे, तो रेंट कितने महीने का देना है? 12 महीने का। तो 10 महीने का दिया था, 2 महीने का नहीं दिया था, तो 2 महीना हमने क्या बताया? आउटस्टैंडिंग। लेकिन मान लेते हैं कि पार्टनर्स ने 12 महीने का रेंट देना था, लेकिन पार्टनर्स ने ड्यूरिंग द ईयर 14 महीने का रेंट दे दिया। अरे देना था 12 महीने का, दे दिया 14 महीने का, तो 2 महीने का एक्स्ट्रा पे किया कि नहीं? तो यहां पे पार्टनर्स ने 2 मंथ का एक्स्ट्रा रेंट का पेमेंट किया, ठीक है। और ये जो 2 महीने का एक्स्ट्रा रेंट का पेमेंट किया, इसी को बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब कि अगले साल का भी अभी पेमेंट कर दिया। अब जैसे मान लो कि ये साल तो 12 महीना ही था, तो पार्टनर्स को 12 महीने का रेंट देना था, 14 महीने का दे दिया, मतलब 2 महीना ज्यादा दे दिया। अरे साल में 14 महीना होता है? नहीं होता है, 12 महीना ही होता है। लेकिन पे कितने महीने का कर दिया? 14 महीने का। तो एक्स्ट्रा जो 2 महीने का पेमेंट किया उसको अगले साल एडजस्ट करेंगे, ठीक है। वो अगले साल तो एडजस्ट होगा, लेकिन अभी क्या इफेक्ट आएगा इसका फाइनल अकाउंट में? तो ये जो 2 महीने का एक्स्ट्रा रेंट का पेमेंट किया, इसको बोलते हैं प्रीपेड। रेंट बोलो प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसे ही कोई भी एक्सपेंसेस का प्रीपेड, जैसे टेलीफोन बिल हुआ, या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हुआ, या मान लो किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे दिया एडवांस में, तो कोई भी चीज अगर आगे के लिए पेमेंट कर दिया है तो उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब
प्रीपेड एक्सपेंसेस जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था तो मैंने क्या बोला, उसको ऐड करते हैं, मतलब जो भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है उसको उसमें ऐड करते हैं। मान लो कि 10 महीने का रेंट दिया था, 2 महीने का नहीं दिया था, तो मैंने बताया था कि ये 2 महीने का रेंट जो आउटस्टैंडिंग है उसको रेंट में ही ऐड कर दो। और अगर मान लो 2 महीने का एक्स्ट्रा रेंट दे दिया, मान लो 12 महीने की जगह 14 महीने का रेंट दे दिया, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था तो ऐड कर रहे थे, प्रीपेड एक्सपेंस होगा तो उसको क्या करने का, लेस करने का। तो जैसे रेंट है तो रेंट मान लो कि 14 महीने का है, तो ये 14 महीने में से 2 महीने का लेस कर दो। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा ही लेस होता है, मतलब अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस में ऐड करो और प्रीपेड एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस में से लेस करो। तो पहला इफेक्ट क्या आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस का, पहला इफेक्ट। फिर से एक्सपेंसेस कहां दिखाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था तो हमने डेबिट साइड पे ऐड किया था एक्सपेंस में, प्रीपेड एक्सपेंस होगा तो डेबिट साइड पे क्या करेंगे, लेस करेंगे एक्सपेंस में से। ठीक है, तो पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड पे, अपने को डेबिट साइड पे ऐड नहीं करना है, आउटस्टैंडिंग होगा तो ऐड करना होता है। प्रीपेड है तो क्या करेंगे, लेस, डेबिट साइड लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव expense, लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। एंड सेकेंड इफेक्ट, अरे आउटस्टैंडिंग था तो आगे चल के पे करना था, तो बर्डन था, लायबिलिटी था, लेकिन प्रीपेड है तो आगे चल के पे ही नहीं करना है। जैसे मान लो कि 14 महीने का रेंट पे कर दिया तो अगले साल 2 महीने का पे ही नहीं करना है, तो अपने लिए फायदा है। तो अगर बर्डन था तो लायबिलिटी में आया, कहीं से फायदा मिल रहा है तो वो कहां पे आएगा, एसेट साइड। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का सेकंड इफेक्ट आएगा तुम्हारा बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के कौन से साइड पे आएगा, तो एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड एडजस्टमेंट था प्रीपेड एक्सपेंसेस का। तो 3 हमने देखा, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। कॉपी कर लो ये तीनों को, फिर देखते हैं इसके आगे का एडजस्टमेंट। कॉपी करो इसको। चलो कॉपी कर लेना इसको। नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग स्टॉक हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। अब जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है कि ड्यूरिंग द ईयर कुछ ऐसे एक्सपेंस थे जो पे करना बाकी रह गए थे। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब जितना पे करना था उससे ज्यादा का पेमेंट ऑलरेडी कर दिया। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक का मैंने आपको बताया कि ईयर के एंड पे जो स्टॉक रह जाता है बिजनेसमैन के पास उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो ये 3 हमने देखा। चलो इसके बाद हम देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या है। तो आप कॉपी कर लेना एडजस्टमेंट नंबर 3 तक। चलो नेक्स्ट है एडजस्टमेंट नंबर 4 की इनकम रिसीव्ड in advance, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या जिसको हम बोल सकते हैं प्री रिसीव्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या बोल सकते हो प्री रिसीव्ड इनकम। अब एडवांस में इनकम मिल गया, जो इनकम मिलना चाहिए था अगले साल वो अभी मिल गया। मतलब कि जो इनकम, जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन को कोई इनकम मान लो कि नेक्स्ट ईयर आने वाला था, लेकिन वो क्या हुआ कि वो जो इनकम था बिजनेसमैन का वो उसको करंट ईयर में ही मिल गया। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। यहां पे
इंटरेस्ट इनकम, ऐसे जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं कि इंटरेस्ट इनकम। मान लो कि बिजनेसमैन को करंट ईयर में, मतलब जो अभी उसका 12 मंथ चल रहा था अप्रैल से लेके मार्च तक का, तो करंट ईयर में उसको 12 मंथ्स में इंटरेस्ट आना चाहिए था हर महीने का 1,000, मतलब 12,000 रुपए आना चाहिए था। बट क्या हुआ कि जो पार्टनर था उसको 12 महीने का इंटरेस्ट नहीं, सामने वाले ने उसको 14 महीने का इंटरेस्ट दे दिया 14,000। ठीक है, आना चाहिए था 12,000, आ कितना गया 14,000। 12,000 ही करंट ईयर में आना चाहिए था, 2,000 अगले साल आना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि साल में 12 महीने, 12 महीने का 12,000 आ गया, इनफ है। लेकिन उसको 14,000 दे दिया सामने वाले ने पार्टनर्स को, तो 2 महीने का यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम आ गया। अब 2 महीने का एक्स्ट्रा इनकम आ गया, तो वो जो 2 महीने का एक्स्ट्रा इनकम है, 2 मंथ्स का वो जो एक्स्ट्रा इनकम है, उसको करंट ईयर में नहीं दिखा सकते। वो इनकम अगले साल का है तो उसको नेक्स्ट ईयर ही दिखा सकते हैं। तो करंट ईयर अगर 14,000 इंटरेस्ट इनकम होगा तो क्या करना होगा, ये 14,000 में से 2 महीने का लेस करना पड़ेगा 2,000। तो कभी भी अगर प्री रिसीव्ड इनकम है, प्री रिसीव्ड इनकम का मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कि जो इनकम बाद में आने वाला था वो इनकम अभी आ गया, तो कभी भी केस, कोई भी अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट अगर ऐसा आता है कि फ्यूचर में आने वाला इनकम अगर पहले ही आपको मिल गया, तो उस केस में 2 इफेक्ट क्या आएगा। तो नंबर 1, पहला, अब सबसे पहले इनकम है, अब एक्सपेंस था, तो एक्सपेंस को कहां पे रिकॉर्ड करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। ठीक है, अब हमारा अगर इनकम है, कोई भी चीज का अगर इनकम है, तो नॉर्मली जो इनकम्स होते हैं रिकॉर्ड होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो पहला इफेक्ट इसका क्या आएगा कि अगर बाद में मिलने वाला इनकम अगर अभी मिल गया है, तो फर्स्ट इफेक्ट आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड पे अब जाना है, इनकम का बात कर रहे हैं तो जाना है क्रेडिट साइड पे, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हम कौन से साइड पे जाएंगे, क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड। और क्रेडिट साइड पे क्या करेंगे, तो आउटस्टैंडिंग अगर एक्सपेंसेस होता था तो हम ऐड करते थे। ठीक है, उसके बाद प्रीपेड अगर एक्सपेंसेस होता था तो लेस करते थे, वो हमारा क्लियर है। लेकिन अब इस केस में याद रखना कि अगर कोई भी इनकम एडवांस में मिला है, बाद में मिलने वाला इनकम अभी मिल गया, तो उसका हम अभी अपने बुक्स में नहीं दिखा सकते हैं। तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाके हमको वो डिडक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव इनकम, मतलब जो भी इनकम अपने को एडवांस में मिला है उसको उस इनकम में से लेस करना पड़ेगा, जो भी एडवांस वाला अमाउंट होगा उतना। ठीक है, एंड सेकंड इफेक्ट, अरे बाद में आने वाला इनकम अभी आ गया, अभी आ गया मतलब फ्यूचर में उसके लिए काम करके देना होगा। जैसे मान लो कोई कस्टमर है, उसको बाद में पैसा देना था, लेकिन उसने पहले ही पैसा दे दिया। अब पहले ही पैसा दे दिया तो उसका काम करके तो देना पड़ेगा, तो पहले ही पैसा दे दिया, अब उसका काम करके देना पड़ेगा, तो काम करके देना पड़ेगा, तो एक तरह से पार्टनर्स के ऊपर बर्डन है कि नहीं। अरे पार्टनर्स के ऊपर बर्डन है, तो पार्टनर्स के ऊपर बर्डन है, तो मैंने बताया था बर्डन का मतलब होता है लायबिलिटी। तो सेकंड इफेक्ट जाएगा प्री रिसीव्ड इनकम का या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का, बैलेंस शीट के कौन से साइड पे जाएगा, तो लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड। ओके, चलो, तो ये था आपका एडजस्टमेंट नंबर 4 कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, चलो, ये था आपका एडजस्टमेंट नंबर 4। नेक्स्ट है आपका एडजस्टमेंट नंबर 5। एडजस्टमेंट नंबर 5, इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल, या बोल सकते हो इसको आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था तो वैसे आउटस्टैंडिंग इनकम। अब ये एग्जांपल लेके चलता हूं, मान लो कि जो पार्टनर है उसको इंटरेस्ट से इनकम आ रहा हर महीने 1,000, तो साल भर में 12 महीना है तो उसको कितना इंटरेस्ट आना चाहिए था, 12,000। लेकिन हम मान लेते हैं कि 12,000 के जगह उसको 10 महीने का इंटरेस्ट आया, लेकिन 2 महीने का इंटरेस्ट आया ही नहीं। अब 2 महीने का इंटरेस्ट नहीं आया तो आना तो चाहिए था, लेकिन आया नहीं, तो ये 2 महीने का इंटरेस्ट नहीं आया, तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग इनकम। अब जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ऐड करते थे,
रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में, तो आउटस्टैंडिंग इनकम को भी रिस्पेक्टिव इनकम में ऐड करेंगे। और जो हमारा इनकम होता है, जो हमारा इनकम्स होता है, वो इनकम हमको कहां पे दिखता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो पहला इफेक्ट क्या आएगा अगर आउटस्टैंडिंग इनकम का, फर्स्ट इफेक्ट आएगा कि पहले तो हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड पे जाएंगे, क्रेडिट साइड। और क्रेडिट साइड पे जाके क्या करेंगे, तो आउटस्टैंडिंग इनकम है तो क्रेडिट साइड पे जाके उस इनकम में ऐड कर देंगे, क्रेडिट साइड पे जाके ऐड टू रिस्पेक्टिव इनकम, रिस्पेक्टिव इनकम। एंड सेकेंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग इनकम है, अरे आज नहीं तो कल आएगा ही, पैसा आने वाला ही है, लायबिलिटी नहीं है, देना रहता है तब लायबिलिटी होता है, आने वाला मतलब फायदा होने वाला है। तो यह आउटस्टैंडिंग इनकम का सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, कभी ना कभी आएगा, फायदा पहुंचाएगा, तो कभी ना कभी पैसा आएगा और उससे अपने को फायदा होगा, तो उसका सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कौन से साइड पे, बर्डन होता है तो लायबिलिटी साइड, फायदा होगा तो बैलेंस शीट के कौन से साइड पे, एसेट साइड, एसेट साइड। ठीक है, तो ये था आपका एडजस्टमेंट नंबर 5। तो एडजस्टमेंट नंबर सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5 प्रॉपर्ली ये ध्यान में रखना। जैसा कि मैं आपको वापस एक बार बता दूं एक समरी टाइप में कि एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में हमने क्या देखा, तो एडजस्टमेंट नंबर सेकंड था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दो इफेक्ट क्या होगा, एक कि एक्सपेंस में ऐड करो, ऐड करने का एक्सपेंस में कहां पे, चाहे तो पीएनएल के डेबिट में या ट्रेडिंग के डेबिट में, बराबर। और सेकंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से मतलब पे करना होगा, तो इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे जाता है, लायबिलिटी साइड, बराबर। ये हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए। अब देखो एंट्री नंबर 5 जो है ये आउटस्टैंडिंग इनकम के लिए है, या इनकम रिसीवेबल बोलो या आउटस्टैंडिंग इनकम बोलो। तो एंट्री नंबर 5 को मैं इससे आपको कनेक्ट करके दिखाता हूं। देखो अब ये एंट्री नंबर 5 है आउटस्टैंडिंग इनकम के लिए। अब देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था तो एक्सपेंस में ऐड किया था, ठीक है, जो भी एक्सपेंस था उसमें ऐड किया, पीएनएल डेबिट में या ट्रेडिंग के डेबिट में। आउटस्टैंडिंग इनकम है तो ये भी ऐड होगा, लेकिन एक्सपेंस था तो एक्सपेंस में ऐड किया, इनकम है तो किस में ऐड करेंगे, इनकम में। उसके बाद एक्सपेंस को डेबिट में दिखाते हैं इसलिए पीएनएल डेबिट या ट्रेडिंग डेबिट में जाके ऐड किया, और इनकम को कहां पे दिखाते हैं, क्रेडिट में, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो ये जो हमारा आउटस्टैंडिंग इनकम है इसको इनकम में ऐड करेंगे, और कहां पे ऐड करेंगे, तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम को हम कहां दिखाते हैं, पीएनएल क्रेडिट। उसके बाद एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग था, कभी ना कभी पे करना था, इसलिए लायबिलिटी साइड पे इसका सेकंड इफेक्ट दिया। लेकिन इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होगा, इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो कभी ना कभी पैसा मिलने वाला होगा, और पैसा मिलने वाला होगा तो इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, तो एसेट साइड। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम को आप कनेक्ट करके देख सकते हो, ठीक है, एंट्री नंबर सेकंड एंड 5 को। एंट्री नंबर थर्ड क्या था अपना, एंट्री नंबर थर्ड था अपना प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब बाद में जो एक्सपेंस पे करना था पहले ही पे कर दिया। तो पहले ही पे कर दिया तो ऐसा नहीं कर सकते थे, तो इसको लेस करना होगा एक्सपेंस में से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ऐड करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस को क्या करते हैं, लेस करते हैं। फिर से एक्सपेंस है तो लेस करने का काम कहां पे होगा, या तो होगा पीएनएल के डेबिट में या तो होगा ट्रेडिंग के डेबिट में, ठीक है। उसके बाद सेकंड इफेक्ट प्रीपेड एक्सपेंस था, मतलब बाद में पेमेंट करने वाला खर्चा पहले ही पे कर दिया, तो एक तरीके से फायदा ही है वो, तो सेकंड इफेक्ट जाएगा एसेट साइड। तो ये हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस का, मतलब जो बाद में एक्सपेंस करना था पहले ही कर दिया, तो ये दो इफेक्ट। अब इसी तरह से है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या बोल सकते हो प्री रिसीव इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम का मतलब जो इनकम बाद में मिलने वाला था वो इनकम अभी मिल गया। अरे जो खर्चा बाद में करने वाले थे अभी कर दिया, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, तो एक्सपेंस में से लेस किया। अब इनकम में भी वही है कि जो इनकम बाद में मिलने वाला है अभी मिल गया, अभी मिल गया। अरे एक्सपेंस जो बाद में करना था अभी कर दिया, तो एक्सपेंस में से लेस किया। उसी तरह से इनकम जो बाद में मिलने वाला था अभी मिल गया, तो क्या करेंगे, इनकम में से लेस करेंगे, और इनकम में से लेस करेंगे तो इनकम कहां पे दिखाते हैं, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो पीएनएल क्रेडिट में इसको लेस करेंगे। एंड सेकंड इफेक्ट कि जो इनकम बाद में मिलने वाला था अभी मिल गया, तो एक तरीके से बर्डन है, तो इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड। तो ये आप कनेक्ट कर सकते हो चारों एडजस्टमेंट को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम को, एंड प्रीपेड एक्सपेंस एंड प्री रिसीव्ड इनकम को, ठीक है। तो हमने अभी तक 5 एडजस्टमेंट कवर किए।
तो इसको लिख लो एडजस्टमेंट नंबर 4 एंड 5 को। एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एंड एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या है? तो आउटस्टैंडिंग इनकम की जो इनकम रिसीवेबल है, पूरा प्रॉपर समझो, इसको रट्टा मार के याद नहीं करना है, ठीक है? सब कॉन्सेप्ट है तो उसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है सब। चलो कॉपी करो इसको, एडजस्टमेंट नंबर 4 एंड 5। चलो ठीक है, तो इसको कॉपी कर लिया आपने। तो ये हमारे 5 एडजस्टमेंट था आज के लेक्चर के लिए। क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, सॉरी आउटस्टैंडिंग इनकम के पहले था प्री रिसीव्ड इनकम एंड आउटस्टैंडिंग इनकम। तो ये 5 एडजस्टमेंट्स आप याद करके रखो विद द फॉर्मेट जो हमने पहले देखा था, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का। और इसके बाद के जो एडजस्टमेंट नंबर 6 है वो मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तो इतना कॉपी करके रखो और प्रॉपर्ली इतना याद करके रखो एडजस्टमेंट, बिकॉज जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट कंपलसरी आता है ट्रायल बैलेंस के नीचे, और तब जाके हमारा फाइनल अकाउंट्स पूरा प्रिपेयर होगा, ठीक है? इसको कॉपी कर लो एडजस्टमेंट नंबर 5 तक, फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का। ठीक है? ठीक है, चलो इसमें अगर कुछ रहेगा आपको डाउट तो आप मुझको पूछ सकते हो 5 एडजस्टमेंट में, ओके? बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का एडजस्टमेंट नंबर 6 है।